नमस्ते, मुद्दा खरा में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और इसलिए मास्क पहनना जरूरी है। न्यूज 18 भी सबसे अपील करता है कि वो मास्क जरूर पहने। पीएम ने भी अपील की है कि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही हथियार है। इसलिए नेताओं से भी अपील है कि वो अपनी सभाओं और रैलियों में मास्क पहने और लोगों को भी मास्क पहनने के लिए कहें। बंगाल में जैसे जैसे पहले चरण के चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, बीजेपी ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज दक्षिण 24 परगना में चुनावी रैली की और ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला। कुछ देर में अमित शाह मेदिनीपुर में एक रोड शो भी करने वाले हैं। बंगाल में 8 चरण में चुनाव होगा। पहले चरण का मतदान 27 मार्च को है। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा दें, जहां एक तरफ अमित शाह ने आज रैली की दक्षिण 24 परगना में और सीधे निशाने पर ममता बनर्जी सरकार को लिया। वहीं दूसरी तरफ आज मेदिनीपुर में अमित शाह का रोड शो भी होना है और इसको लेकर भी तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। अमित सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। वो उसी जगह पर हैं जहां पर अब रोड शो होना है। अमित, जरा तस्वीरें दिखाई, कितनी देर में इसकी शुरुआत होगी? देखिए अर्पिता, जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर पहुंचने वाले हैं। घटाल में वो पहुंचने वाले हैं और रोड शो की पूरी तैयारी कर ली गई है। 3:20 के बाद किसी भी वक्त जेपी नड्डा यहां पर पहुंच सकते हैं। मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं। देखिए ये जो रथ है, ये रथ पूरी तरीके से तैयार है और इसी रथ पे जो है रोड शो, इसी रथ पर खड़े होकर रोड शो करने वाले हैं जेपी नड्डा। जेपी नड्डा के साथ दिलीप घोष यहां पर रह सकते हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। बीएसएफ के जवान यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहां पर तैनात है। वेस्ट बंगाल पुलिस के जवान तैनात है। 1 से 1.5 किलोमीटर का ये रोड शो है और इसी सड़क पर जाकर आगे 1.5 किलोमीटर पर ये रोड शो खत्म हो जाएगा। पूरी तैयारी यहां पर कर ली गई है और यहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये जो रथ है, इस रथ पर जेपी नड्डा सवार होंगे और इसके अलावा आप देखिए बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरीके से जोश में यहाँ पर भरे हुए हैं। जहां भी कैमरा जहां तक जाएगा आपको केवल बीजेपी के कार्यकर्ता ही इस सड़क पर दिखेंगे। इस तरीके से बड़े बड़े कटआउट्स यहां पर लाए गए हैं और भारी संख्या में महिलाएं जो हैं इस रोड शो में आने वाली है। भारी संख्या में सीधे हम इनसे बात करते हैं। आप लोग जेपी नड्डा के रोड शो में शामिल होने के लिए आई हैं? तो इस बार क्या है, ममता बनर्जी को हटाना है? बोलो बोलो क्या इस मुद्दा क्या है आपके इलाके का? के लिए आए हैं। मुद्दा क्या है आप लोगों के इलाके का? तृणमूल हटाओ। देखिए यहाँ पर अमित, जिस तरीके से आप बता रहे हैं जेपी नड्डा रैली करने वाले, वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं किस तरीके की तैयारी वहां पर की गई है। आशिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई है और वहां से भी तस्वीरें देख लेते हैं। आशिका, वहां का क्या तैयारी जहां पर आप हैं? गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो होना है। मिदनापुर की ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। रथ जो है वो तैयार कर लिया गया है। अभी से यहाँ पर भीड़ जुटने लगी है। महिला पुरुष सभी बीजेपी के कार्यकर्ता दूर दूर से आए हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से आई हैं? मेदिनीपुर से। अमित शाह को देखने के लिए। यहाँ पर क्या मुद्दे हैं? क्या मुद्दे हैं? क्या आगे लेकर के चल रही हैं आप लोग? तो वोट के लिए चल रही है। तो यहाँ पर जो है मिदनापुर टाउन है जहाँ पर ये रोड शो होना है। तैयारी पूरी कर ली गई है। कार्यकर्ता भी मौजूद हैं और अभी से भीड़ जो है वो यहाँ पर जुटने लगी है। अर्पिता, दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अलग अलग जगहों पर तैयारियां की गई हैं। जहां एक तरफ अमित शाह होंगे, वहीं जेपी नड्डा भी कमान संभालेंगे और अब से थोड़ी देर में ये रोड शो होना है। बंगाल के दक्षिण 24 परगना में अमित शाह ने एक रैली की जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में केंद्र की ओर से भेजा गया पैसा लोगों को नहीं मिला। अमित शाह ने बंगाल में बीजेपी सरकार बनने पर सुंदरबन में एम्स बनाने का दावा किया। बंगाल में आप गुंडाराज चाहते हो गुंडाराज, टोल मनी चाहते हो, ये टोल बाजों को चाहते हो, ये भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो क्या? ममता दीदी की नजर इस पर ही है। मोदी जी की नजर आपके विकास पर, आपके भविष्य पर ठहरी। ममता दीदी भतीजे को मुख्यमंत्री बनाने में पड़ी है।
और मोदी जी आपका विकास करने के लिए दिन रात लगे। आने वाले दिनों में 1 तारीख को आपको वोट डालने जाना है। यहां कहते हैं गुंडे मारेंगे, अरे मैं कहता हूं डरना मत, कोई गुंडे की हिम्मत नहीं है इस बार बंगाल के लोगों को रोकने की, कोई गुंडे की हिम्मत नहीं है। निर्भय होकर वोट डालिए, बंगाल के कल्याण के लिए मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। मैं गारंटी लेता हूं कोई गुंडा कोई मां बहन या भाई को हाथ लगा नहीं पाएगा मित्रों, हाथ नहीं। अमित शाह ने दक्षिण 24 परगना में दावा किया कि केंद्र की ओर से बंगाल में भेजा गया पैसा भतीजा एंड कंपनी खा गए। मोदी जी पैसा तो बहुत भेज रहे हैं। अम्फाम आया था ना भाई, आया था नहीं आया था? मोदी जी ने 10,000 करोड़ रुपया भेजा, कुछ मिला है क्या आपको? मिला है? ये कहां गया? कहां गया? ये भतीजा एंड कंपनी चाव कर गई है, भतीजा एंड कंपनी चाव कर गई। आप चिंता मत करिए, मोदी जी ने भेजा हुआ पाई पाई का पैसा जिन्होंने चोरी किया है, एक एसआईटी बनाकर उनको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी, चाहे अम्फाम हो, चाहे बुलबुल हो, चाहे आइला हो, ये सारे घोटालों की जांच हम एक एसआईटी बनाकर करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी का वादा है, ये सारी चीजें अगली बार जब मैं वोट लेने आऊंगा तब समाप्त कर कर आऊंगा। आप मेरा भरोसा कर सकते हैं, भरोसा। भारतीय जनता पार्टी देश में जहां जहां वादा किया हमने पूरा किया। हर गरीब के घर में शौचालय पहुंचाया, हर गरीब के घर में बिजली पहुंचाई, हर गरीब के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और दीदी ने गत चुनाव में अपने घोषणा पत्र में 282 वादे किए थे, उसमें से 82 भी पूरे नहीं कर दी। अरे दीदी हिसाब लेकर आओ, हिसाब लेकर आओ। गोसाबा देना चाहिए नहीं देना चाहिए हिसाब? जोर से बोलो, देना चाहिए नहीं देना चाहिए? वो तो नहीं देगी। आप हिसाब कर देना 1 तारीख को कमल की मोहर पर बटन दबाकर। अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने आरोप लगाया कि सुंदरबन में टीएमसी सरकार ने अत्याचार किया। मित्रों, पौंड क्षत्रिय दलित समाज के लिए हम डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कर उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई और नौकरी की भी व्यवस्था करने वाले हैं। ये सुंदरवन, दीदी ने सुंदरवन को बहुत अन्याय किया है। मैंने अभी घोषणा पत्र घोषित किया, उसमें लिखा है कि हम सुंदरवन डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कर सुंदरवन को बंगाल में सबसे विकसित क्षेत्र बनाने के लिए। अमित शाह ने दावा किया कि बंगाल में सरकार बनने पर सीएए लागू कर शरणार्थियों को नागरिकता देने का काम करेंगे। मित्रों, जो शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए भाई? मिलनी चाहिए ना, मिलनी चाहिए ना। हम सीएए को लागू कर सभी शरणार्थियों को नागरिकता देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की। पुरुलिया में एक रैली के दौरान ममता बनर्जी ने भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला और अपनी जीत का दावा किया। তাই খেলা হবে আর বিজেপিকে খালি করতে হবে, খেলা হবে আর বিজেপি খালি হবে, খেলা হবে ওর ভোট বাক্স খালি হবে, খেলা হবে তৃণমূল জিতবে, খেলা হবে তৃণমূল জিতবে। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज पश्चिम बंगाल में हुंकार भरेंगे। जेपी नड्डा राज्य के पश्चिम मेदिनीपुर पहुंचेंगे, जहां वो एक रोड शो कर रहे हैं। जेपी नड्डा की रोड शो के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है।
अमित हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, क्या खास तैयारी आप देख रहे हैं और कितनी देर में शुरुआत होनी है इसकी? देखिए 3:20 के बाद किसी भी वक्त जेपी नड्डा यहां पर पहुंच सकते हैं और सबसे पहले हम आपको तैयारियां दिखा देते हैं। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश देवरी से कहूंगा कि यहाँ की पूरी तैयारियां दिखाएं। इस सड़क पर कैमरे की लेंस जहां भी जाएगी केवल बीजेपी के कार्यकर्ता, जेपी नड्डा के बड़े बड़े कटआउट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट, अमित शाह के कटआउट, गृह मंत्री के कटआउट यहाँ पर आपको चारों तरफ दिखेंगे। दूसरी एक तस्वीर में देखिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिस रथ पर जेपी नड्डा सवार होंगे उस रथ का जो 2 लेयर सिक्योरिटी होगा। अब सबसे पहले बीएसएफ के जवान होंगे, उसके बाद लोकल पुलिस, वेस्ट बंगाल पुलिस के जवान यहाँ पर होंगे। और अगर हम बात करें तो घटाल में कुल 7 विधानसभाएं हैं, इसमें से 5 विधानसभाओं पर बढ़त बनाई थी बीजेपी ने 2019 लोकसभा चुनाव में और इस परफॉर्मेंस को दोहराने की कोशिश करेगी बीजेपी। सेकेंड फेज में यहाँ पर चुनाव है, यानी 1 तारीख को 1 अप्रैल को यहाँ पर चुनाव होना है। महिलाएं जो है काफी ज्यादा तादाद में यहाँ पर पहुंची हुई है। इन महिलाओं से हम बात करते हैं। मुद्दे क्या क्या होंगे आप लोगों के? मुद्दे क्या हैं? तृणमूल हटा, बांग्ला বাঁচাতে হবে। तृणमूल के सड़िয়ে प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? प्रॉब्लम क्या है इस बार के चुनाव में? নারীদের অসুরক্ষা রয়েছে, মহিলারা শান্তিতে বেরোতে পারছে না, বেকারত্ব রয়েছে, বেকাররা চাকরি পাচ্ছে না। नौकरी अर्पिता, नौकरी, महिलाओं की सुरक्षा यहाँ का मुख्य मुद्दा है, ऐसी महिलाएं यहाँ पर कह रही हैं। और देखिए तस्वीरें, पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। 3:20 में हेलीकॉप्टर से लैंड करेंगे जेपी नड्डा। यहाँ पर बगल में ही ग्राउंड है अर्पिता, और उस ग्राउंड से सीधे वो यहाँ पर पहुंचेंगे, इस रथ पर सवार होंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और एक तस्वीर आपको देखिए, यहाँ पर कैमरे की लेंस जहां तक जाएगी आपको केवल और केवल जो है वो कटआउट दिखेंगे, जेपी नड्डा के कटआउट दिखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट दिखेंगे। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा के साथ यहाँ पर रोड शो में शामिल होंगे दिलीप घोष, स्थानीय सांसद दीप अधिकारी, वो भी मौजूद रहेंगे। स्थानीय संपादक जो सांसद हैं वो भी मौजूद रहेंगे। और 1.5 किलोमीटर का ये रोड शो बताया जा रहा है। और ये रोड शो इसलिए किया जा रहा है ताकि 2019 लोकसभा चुनाव में जो परफॉर्मेंस बीजेपी की था वही परफॉर्मेंस को बरकरार रखा जाए। अर्पिता, बिल्कुल रही जरा साथ। देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है बंगाल के आसनसोल से। आसनसोल में बीजेपी कार्यकर्ता के घर हमले का आरोप लगा है। हमले में एक महिला बताई जा रही है, उनके साथ भी मारपीट हुई है, ये भी जानकारी मिल रही है। बीजेपी ने हमले का आरोप टीएमसी पर लगाया है। बीजेपी ने दावा किया कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने 80 साल की बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई की। ये बताया गया कि दीवार पर नारे लिखने पर विवाद हुआ। आरोप ये कि जिसके बाद टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर हमला किया। बीजेपी कार्यकर्ता ने दावा किया कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की है। এরা লেখালেখি করে চলে গেল, তারপরে ওই কিছু সব দলকে নিয়ে এসেছিল। তো ছোট ছেলেটা বাইরে ছিল, ওদের ছোট ছেলেটার সঙ্গে কি তকরবাজি করেছে। ছোট ছেলেটা বলেছে এই দেওয়ালটাকে লিখলো, এটা ভালো হয় নাই, আর তো তোমরাও তো জিজ্ঞেস করে লেখো নাই। अमित मालवीय ने ट्वीट बकायदा किया और लिखा कि आसनसोल में बीजेपी कार्यकर्ता की 80 साल की बुजुर्ग मां को टीएमसी के गुंडों ने बुरी तरह से पीटा, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बीजेपी के प्रचार कैंपेन का हिस्सा है। उसके घर को तहस नहस कर दिया और बाइक भी तोड़ दी। ये महिला भी बंगाल की बेटी है, लेकिन टीएमसी ने इससे भी नहीं छोड़ा। वहीं बंगाल के आसनसोल में कल टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई थी, जबकि आज आसनसोल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर हमले का आरोप लगा है। बीजेपी ने दावा किया कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके घर पर हमला बोला और 80 साल की बुजुर्ग महिला की पिटाई भी की, जिसके बाद बंगाल का सियासी पारा चढ़ गया है। आशिका, अब देखिए आरोप बीजेपी की तरफ से तो टीएमसी पर लग रहा है। अभी तक कोई कार्रवाई हुई है और पता चल पाया हो कि आखिर वो कौन लोग थे जो घर में घुसते हैं, तोड़फोड़ करते हैं और बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट करते हैं? देखिए अर्पिता, आरोप जो लग रहे हैं, आरोप जो नाम लिए हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं जिनके साथ पिटाई हुई है, उन्होंने टीएमसी कार्यकर्ताओं के नाम लिए हैं और ये आरोप लगाया है कि रात को जब वो घर पर अकेले थी तो वहाँ पर वो कार्यकर्ता पहुँचे और न सिर्फ घर में तोड़फोड़ की, बाइक को तोड़ा, बल्कि उन्हें भी हाथ से पकड़ करके खींचकर बाहर निकाला गया है और उनके साथ भी मारपीट हुई है। तो आरोप गंभीर है। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि कार्रवाई फिलहाल नहीं हुई है कोई भी, और चुनाव आयोग के पास जो
है वो मौखिक शिकायत भी की है बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने, और इस बीच टीएमसी की तरफ से लगातार इस आरोप को खारिज किया जा रहा है। कल की घटना है जब वहाँ पर दीवार लेखन को लेकर के ये झगड़ा शुरू हुआ। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता अगल बगल में 2 दीवारें थी जिन पर अपना अपना वॉल पेंटिंग कर रहे थे और तब ये झगड़ा हुआ, जिसके बाद रात को आरोप ये लग रहा है कि उनके बीजेपी के कार्यकर्ता के घर पर टीएमसी के कार्यकर्ता पहुंचे और इस घटना को अंजाम दिया। रहिए जरा आप साथ। असम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने इस बीच अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने असम में इसे जारी किया। बीजेपी ने असम के लिए 10 संकल्प लिए हैं, जिसमें असम को बाढ़ मुक्त करने का वादा और 8वीं से ऊपर की क्लास की छात्राओं को साइकिल देने का संकल्प किया है। इसके अलावा जेपी नड्डा ने ऐलान किया कि असम में सही एनआरसी को लागू करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करेंगे, घुसपैठियों की पहचान की जाएगी। इसके अलावा 30 लाख लोगों को हर महीने 3000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही भूमिहीन किसानों को जमीन का पट्टा देने का भी वादा किया गया। 2 लाख लोगों को हम नौकरी सरकारी क्षेत्र में देंगे और उसके लिए 1 लाख की कमिटमेंट हमारी 31 मार्च 2022 तक देने की है और साथ ही साथ रेस्ट को हम आगे बढ़ाएंगे और लगभग हम इसी तरीके से 8 लाख जॉब्स हम प्राइवेट सेक्टर में हम एनहांस करेंगे और उसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ये हमारा यूथ के प्रति कमिटमेंट है। असम के राइट्स के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, करेक्टेड एनआरसी के लिए हम काम करेंगे। और जब हम करेक्टेड एनआरसी के लिए बात करते हैं तो उसमें जो मैंडेट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप है उसमें हम प्रोटेक्ट करेंगे जेन्युइन इंडियन सिटीजन्स को और हम इन्फिल्ट्रेटर्स को उसमें हम डिटेक्ट करेंगे। इसके लिए हम प्रयासरत होंगे ताकि सही मायने में असम का रहे, अहोम की सिविलाइजेशन को हम सुरक्षित रख सके, इस बात का हम प्रयास करेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सांसद नवनीत राणा ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर अरविंद सावंत के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। नवनीत राणा ने अरविंद सावंत पर कल लोकसभा लॉबी में धमकी देने का आरोप लगाया था और इस मामले में अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने पुलिस जांच की भी मांग की है। आपको बता दें, कल ही उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि अरविंद सावंत ने उन्हें धमकाया है कि तुम जेल जाओगी, अगला नंबर तुम्हारा है, और उसके बाद उन्होंने इसकी कंप्लेंट करने की बात कही थी, जिसके बाद अब जानकारी मिल रही है कि अमित शाह को बाकायदा एक चिट्ठी लिखी गई है जिसमें उन्होंने कार्रवाई करने की बात कही गई है। लेकिन अरविंद सावंत से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने ऐसी किसी भी बात को खारिज किया है। यतेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यतेंद्र, और क्या लिखा गया इस चिट्ठी में? देखिए, निर्दलीय सांसद हैं नवनीत राणा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अरविंद सावंत जो शिवसेना के सांसद हैं, उन्होंने जो पार्लियामेंट की लॉबी है उसमें उन्होंने उन्हें धमकी दी, क्योंकि धमकी इस वजह से वो बता रही है कि वो बार बार जो पूरा परमवीर और जो सचिन वाजे वाला मामला, उस मामले को उठा रही थी, जिसके बाद अरविंद सावंत ने उन्हें देख लेने की धमकी दी, जेल में डालने की धमकी दी। और उन्होंने इससे पहले स्पीकर ओम बिरला से शिकायत की और आज गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी को भी लेटर लिखकर इस पूरे मामले की शिकायत की और अरविंद सावंत के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुझे धमकी दी जा रही है, पहले भी शिवसेना के लेटर हेड पर मुझे जान से मारने की धमकी, तेजा फेंकने की धमकी दी गई थी और अरविंद सावंत ने अब सामने आकर खुद धमकी दी है। तो ये गंभीर मामला है। पूरे देश की महिलाओं के अपमान से नवनीत राणा ने इस पूरे मामले को जोड़ा और कहा कि अरविंद सावंत के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, तो बाकायदा अमित शाह को चिट्ठी लिखी है और उसमें उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से संसद की लॉबी में ही बाकायदा अरविंद सावंत ने उन्हें धमकाया और ये कहा कि तुम जेल जाओगी, इस तरीके की बातें करना बंद करो। उन्होंने पहले ही इस बात का जिक्र नवनीत राणा ने किया कि वो इसकी शिकायत जरूर करेंगी। वहीं जब अरविंद सावंत से इसको लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन नवनीत राणा ने यहाँ पर चिट्ठी जरूर लिखी है और ये कहा है कि जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई हो, क्योंकि संसद परिसर में धमकाया है, उनको कहा है कि जेल वो जल्द ही जाएंगी। महाराष्ट्र में चिट्ठी बम के बाद शुरू हुए सियासी घमासान के बीच
आज पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार के दावों पर पलटवार किया। गृह मंत्री अनिल देशमुख के बचाव में दी गई दलीलों को खारिज करते हुए फडणवीस ने मीडिया के सामने कुछ कागज पेश किए। फडणवीस ने कहा कि पवार को गलत जानकारी दी गई और देशमुख के होम आइसोलेशन के दावे गलत हैं। फडणवीस ने कहा कि देशमुख होम आइसोलेशन में नहीं थे और वो लगातार मूवमेंट के साथ लोगों से भी मिलते रहे। गृह मंत्री जी का मैनिफेस्ट है। 15 तारीख को एक प्राइवेट जेट से वे मुंबई आ गए थे। उससे पहले उन्होंने प्रेस की, उस प्रेस का वीडियो तो कल ही मैंने जारी कर दिया था। और अगर हम देखेंगे तो 15 तारीख से वे अपने घर पर थे, लेकिन मेरे पास पुलिस विभाग के भी 2 मूवमेंट्स के कागज है। पुलिस विभाग में रोज मूवमेंट्स के बारे में कहा जाता है, बताया जाता है, उनका एक मैनिफेस्ट तैयार होता है मूवमेंट्स का। आप सभी ने, मैंने कल भी उसको ट्वीट भी किया था। उस पत्र में SMS का एक या व्हाट्सएप जो भी होगा उसका उन्होंने एक सबूत दिया है, एक एविडेंस दिया है, और जिसमें बहुत स्पष्ट रूप से वो पूछते 16 मार्च को, एंड व्हाट इज द डेट ऑफ वाजेज मीटिंग विथ HM सर। और उसमें ACP पाटिल बोलते हैं यस सर, बट इट इज इन द एंड ऑफ February। तो इसलिए मुझे लगता है कि कल आदरणीय पवार साहब को सही ब्रीफिंग नहीं दी गई थी। एक राष्ट्रीय नेता के मुंह से, और जो देश में जाने माने नेता माने जाते हैं, उनके मुंह से कल गलत बातें कहलवाई है। देशमुख मामले में नया मोड़। अब हवाई यात्रा के टिकट पर घिरे देशमुख। प्राइवेट प्लेन के टिकट पर बीजेपी ने उठाए सवाल। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की चिट्ठी के बाद महाराष्ट्र की सियासत में उठा तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। 100 करोड़ की वसूली के आरोपों को झेल रहे गृह मंत्री अनिल देशमुख के लिए अब एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। इसलिए हमारी सबको दरख्वास्त है कि जो भी 45 के ऊपर है, सब लोग अपना नाम रजिस्टर करें और अपॉइंटमेंट लेकर वो टीका लगाए, वैक्सीन करें। और एक और बात कहना चाहता हूं कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और भारत को अभिमान है कि भारत के दोनों वैक्सीन बहुत अच्छे सफल है। खुद प्रधानमंत्री ने कोवैक्सीन लेकर एक तरह से उस मुहिम का शुभारंभ किया था। और इसलिए कोई भी वैक्सीन ले, डॉक्टर के सलाह से दूसरा डोज ले और अपना नाम रजिस्टर करके पहले वैक्सीन ले ले। और 45 से ऊपर कोई भी हो, उसको अब ये वैक्सीन मिलेगा। So today, Cabinet discussed one important issue of more vaccinations, as we have already achieved speedy and good vaccination campaign. Till today, we have provided vaccinations to the tune of 4 crore 85 lakh. Vaccines have been administered.
In last 24 hours, more than 32 lakh vaccines were administered. As you know, all the health and frontline workers and people above 60 were allowed to, in batches, in phases, to take vaccines. And even it was allowed that anybody above 45 age with comorbidities will also get vaccine. But now today, after discussion and the advice from the task force and scientists, this is decided that from 1st April, the vaccine will open for everybody above 45 years of age. So we request that all eligible people should immediately register from 1st April and get vaccinated, because that is basically the shield against the disease. In a second decision also, the advice given by the scientists and world scientist bodies also, that the second dose can be administered between 4th and 8th week, particularly for Covishield. And let me tell you, so our appeal is that all above 45 should take vaccine as early as possible. That will provide them the shield against the corona disease, and they should register for getting it vaccinated. And also let me clarify that vaccines are available in enough number. There is no scarcity, and supply chains and supply line is intact. And so all should, and I am very sure कि इस निर्णय का सभी लोग स्वागत करेंगे और उत्साह से वैक्सीनेशन के लिए आगे आएंगे. मुझे इतना ही कहना है. नंबर 29. सर, मैं लक्ष्मण हूँ CNBC आवाज़ से. मेरा सवाल यह है कि कई जगह से ये मांग आ रही कि सरकार निजी कंपनियों को कोरोना वैक्सीन लगवाने की छूट दे दे, वो लोग अपने कर्मचारियों को मुफ्त में लगवाने के लिए तैयार हैं, और साथ ही साथ निजी हॉस्पिटल को भी छूट दे कि वो लोग लगाएं बगैर किसी पाबंदी के. क्या इस पर कोई विचार या चर्चा कैबिनेट की बैठक में हुआ? इसमें तो ऐसा हुआ है, अब 45 के ऊपर के सभी कर्मचारी हो, कोई भी नागरिक हो, वो वैक्सीन ले ही सकता है. और वैक्सीन में सरकार ने ही एक व्यवस्था की है कि जो सरकारी व्यवस्था में वैक्सीन लेगा उसे मुफ्त मिलती है, जो प्राइवेट में लेगा उसको 250 रुपये में एक डोज मिलता है. और कंपनियों ने, अनेक कंपनियों ने ये भी किया कि कर्मचारी वहां जाके अगर प्राइवेट में लेकर आते हैं तो उनको रिइंबर्स भी किया. तो आज निर्णय ये हुआ है. आपका सुझाव हमने सुना है. यस. आपने जो 4 से 8 हफ्ते में जो दूसरी डोज की बात की, वो केवल कोविशील्ड के लिए है या कोवैक्स? हाँ, यानी ये अपने डॉक्टर बताएंगे किसको कब लेना है. 4 सप्ताह या 5 सप्ताह या 6 सप्ताह या 7 सप्ताह, ये अपने अपने डॉक्टर बताएंगे. अच्छा, दूसरा एक सवाल ये है कि सर, पंजाब में कई केसेस आ रहे हैं और उसमें एक खबर आई है कि 80% के आसपास केसेस वो यूके वेरिएंट है सर. तो ये क्या चिंता? यूके वेरिएंट है, मतलब वहां का वो जो वायरस होता है. ऐसा है, ये वायरस, मैं तो कोई इस विषय का हेल्थ का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ये अनेक वेरिएंट में नए नए रूप से उभर के आता है. और इसी के लिए वैक्सीन कैंपेन बहुत महत्वपूर्ण है. सब लोग जो एलिजिबल है वो सब वैक्सीन कर ले, क्योंकि यही एकमात्र कवच है अपना, सुरक्षा कवच. मास्क तो और भी 1.5 साल लगाना ही पड़ेगा, दूरी बनाए रखनी पड़ेगी, लेकिन
और हाथ धोने ही पड़ेंगे बार बार। लेकिन एक करने की जरूरत है कि वैक्सीन लेने से अपने को एक बहुत इंपॉर्टेंट सुरक्षा कवच मिलता है और यही उसका अर्थ है। 31। मैं आमिर हूँ न्यूज़ नेशन से। सर, कोरोना फिर से वापसी कर रहा है एक तरह से। आपने देखा महाराष्ट्र, पंजाब और तमाम जगह पे मामले बढ़ रहे हैं। पहला सवाल तो यही है कि वैक्सीन आपने कहा पर्याप्त मात्रा में है, क्या दूसरी और वैक्सीन्स को जगह मिलने वाली है भारत में? पहली चीज़ ये। और दूसरा ये कि सरकार आने वाले समय में क्या सख्ती करने वाली है, क्योंकि बाजार खुले हुए हैं, मार्केट पूरी खुली हुई है, वहाँ पे आप भीड़ देख रहे हैं, वहाँ पे लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, बिल्कुल भी डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि आने वाले समय में कुछ ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं सरकार की तरफ से, आपकी तरफ से? नहीं, मुझे ये नहीं लगता कि कंपल्शन होती है किसी चीज की। लोग स्वयं भाग ले रहे हैं। आपने देखा 4,85,00,000 से ज्यादा वैक्सीनेशन हो गए। सो इट्स नॉट ए स्मॉल नंबर। तो ये बहुत तेजी से और बढ़ेगा, और कल 32 लाख हुए हैं, तो अब तो और भी तेजी से बढ़ेगा। तो ये मुझे विश्वास है। और जहां तक दूसरे वैक्सीन का मुद्दा है, स्वास्थ्य मंत्री ने पहले ही बताया है, हर्षवर्धन जी ने, कि और भी विभिन्न ट्रायल स्टेज में वैक्सीन्स तैयार हो रहे हैं। उनकी उम्मीद है कि जल्दी ऐसे नए वैक्सीन्स भी मिलेंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हाँ, बताओ ना फिर से दूसरा सवाल। मैं ले लेता हूँ सर। लॉकडाउन किया जा रहा है, क्या केंद्र सरकार के स्तर से किसी भी तरह के कोई इंस्ट्रक्शन लॉकडाउन की तरफ, पूरे लॉकडाउन? तो जो जानकारी प्रकाश जावड़ेकर यहाँ दे रहे हैं, 1 अप्रैल से दरअसल जो टीकाकरण की प्रक्रिया है वो एक नई तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। वैक्सीन की कमी कहीं नहीं है। उनसे लगातार संपर्क में है और उपाय पिछले साल सबने देखा है, तो इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा और ये नहीं बढ़ेगा, ऐसे हमारी उम्मीद है। 45 साल से कम उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन देने पर कोई विचार कर रहे हैं? अरे अभी तो पहले एक देखो, वहां एक सुचारू रूप से सब लोगों का वैक्सीनेशन हो जाए, इसलिए 45 का अभी किया है। वक्त तो बाद में भी आता ही है। सर, प्रकाश सर, आप महाराष्ट्र से ही आते हैं। अगर आप महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में बात करें, वहां पे नहीं कर रहा हूं महाराष्ट्र की राजनीति की बात मैं यहाँ इस पत्रकार वार्ता में नहीं करूंगा, क्योंकि उसकी कैबिनेट में कोई चर्चा नहीं हुई। यहाँ केवल कैबिनेट का जो ब्रीफिंग होता है तो करता हूँ। बाकी मैं कभी भी आपको मिलता हूँ, ट्वीट भी करता हूँ, तो आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, वी क्लोज द प्रेस कॉन्फ्रेंस नाउ। थैंक यू। तो प्रकाश जावड़ेकर ने यहाँ पर ये सूचना जरूर दी कि टीकाकरण का जो अभियान है वो और तेजी से बढ़ना है। 45 साल के ऊपर सबको टीका लगाना होगा। 1 अप्रैल से ये वैक्सीन जो है वो लगेगी, और 45 साल से ऊपर जो भी हैं वो वैक्सीन जो है वो लगवा सकते हैं। और इसके लिए और जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे पूरी की जा रही है, और प्राथमिकता यही है क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर आ रही है, और इसको देखते हुए एक एक चरण में वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी करनी होगी।